प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर फर्स्ट में राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं, एक परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में इससे पूर्व के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की अर्थ एवं परिभाषाएं क्या हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ, जिसे आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। जैसा कि पूर्व की वीडियो में आपको बताया गया है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जो दो दृष्टिकोण हैं, उनमें जो समय विभाजन है उसको हम द्वितीय विश्व युद्ध से मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राजनीति विज्ञान को एक नए नज़रिए से, पुराने नज़रिए से देखा जाता था। उसको हम परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से जाना गया, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता था। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक परिस्थितियाँ चेंज हुई, बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हुए, तो राजनीतिक शास्त्रियों ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जिसे आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। इस दृष्टिकोण के विकास में वुड्रो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस ने यथार्थवादी अध्ययन पर बल दिया। चार्ल्स ई मैरियम ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तकनीकों एवं प्रवृत्तियों के विकास एवं प्रयोग पर बल दिया। आधुनिक दृष्टिकोण के विकास में डेविड स्टर्न, कैटलिन, हंस जार, चार्ल्स ई मैरियम का विशेष रूप से योगदान माना जाता है। तो इस तरह से जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान का यथार्थवादी अध्ययन किया गया और अध्ययन की जो मुख्य इकाई मानव के राजनीतिक व्यवहार को माना गया, उसी को आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं दी गई हैं, उनको भी हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। क्योंकि जिस तरह से परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषाओं को लेकर राजनीतिक शास्त्रियों में एक मत का अभाव है, उसी तरह से आधुनिक दृष्टिकोण को लेकर भी राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के संबंध में सभी राजनीतिक शास्त्रियों में एक मत नहीं पाया जाता है। तो इन विभिन्न मतों को मोटे तौर पर हमने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है, दूसरा राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, तीसरा राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्था का अध्ययन है और चौथा राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को मानव क्रियाओं का अध्ययन मानते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। तो चूँकि मुख्य रूप से जो परंपरागत दृष्टिकोण था, वो राजनीति विज्ञान में संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता था, जिसमें राज्य एवं सरकार का अध्ययन किया जाता था। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण का मानना है कि संस्थाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि उन संस्थाओं में काम करने वाले जो लोग हैं वो महत्वपूर्ण हैं, और यदि हमें राजनीति को अच्छी तरह से समझना है तो उन संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये व्यवहार परक अध्ययन है। इसमें मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा क्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले गैर राजनीतिक तत्वों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इस दृष्टिकोण के मानने वाले विद्वान ये कहते हैं कि मानव के राजनीतिक व्यवहार को केवल राजनीतिक घटनाएं ही प्रभावित नहीं करती हैं, बल्कि बहुत सारे गैर राजनीतिक तत्व भी मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए राजनीतिक विज्ञान में उन सभी गैर राजनीतिक तत्वों का अध्ययन भी किया जाना चाहिए जो मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसमें जुवेनले की परिभाषा है कि राजनीतिक विज्ञान व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले उन पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है जो उनके परस्पर साथ साथ रहने के कारण स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। दूसरा जो दृष्टिकोण है आधुनिक दृष्टिकोण में, वो राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन करने वाला विषय मानता है। इसमें हम
कैटलीन केपलर का नाम प्रमुख रूप से ले सकते हैं। जैसा कि कैटलीन ने लिखा है, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। इसमें विद्वानों का ये मानना है कि मानव का जो राजनीतिक व्यवहार एवं गतिविधियाँ होती हैं उसके केंद्र में शक्ति होती है। यानी मनुष्य राजनीतिक गतिविधियों में क्यों भाग लेता है, तो इन विद्वानों का कहना है कि मनुष्य राजनीतिक क्रियाओं और गतिविधियों में केवल शक्ति अर्जित करने के लिए या शक्ति प्राप्त करने के लिए भाग लेता है। तो राजनीतिक विज्ञान शक्ति का अध्ययन करने वाला विषय है। केपलर ने भी राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी से संबंधित विषय कहा है। तो ये विद्वान मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में मुख्य रूप से शक्ति का अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो दृष्टिकोण है उसमें राजनीतिक विज्ञान राज्य व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विषय माना है। इस दृष्टिकोण के जो प्रमुख समर्थक हैं उनमें आमंड है, डेविड स्टन है, आर फैगन है। ये इसके प्रमुख समर्थक विद्वान हैं। इन विद्वानों का मत है कि राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण समाज व्यवस्था का एक उपभाग है। यानी जो हमारी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसका एक उपभाग हमारी राजनीतिक व्यवस्था है। और राज्य व्यवस्था में अनेक संरचनाएं क्रियाशील रहती हैं, जैसे संविधान है, सरकार है, जनमत है, निर्वाचन है। तो राजनीतिक विज्ञान संपूर्ण समाज व्यवस्था के एक अंग के रूप में राजनीतिक व्यवस्था की इन संरचनाओं के पारस्परिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। तो सीधा सा अर्थ ये है कि ये विद्वान ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान एक राज्य व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विषय है। राज्य व्यवस्था में जो जिसे हम परंपरागत अर्थों में जिसे राज्य एवं सरकार कहते हैं, उसको आधुनिक अर्थों में उसको थोड़ा सा व्यापक रूप देते हुए राज्य व्यवस्था शब्द काम में लिया गया है, जिसमें संविधान भी शामिल है, सरकार भी शामिल है, जनमत और निर्वाचन भी शामिल है। तो ये संपूर्ण राज्य व्यवस्था में चलने वाली जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, उन गतिविधियों प्रक्रियाओं का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। चौथा दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। इस दृष्टिकोण का जो प्रमुख समर्थक विद्वान है वो है रिचार्ड सी सेंडर है। और उसने कहा है, रिचार्ड सी सेंडर है, इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो शासन की नीति प्रक्रिया एवं उसके द्वारा नीति निर्माण का अध्ययन करता है। साथ ही इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन भी किया जाता है। तो ये दृष्टिकोण ये मानता है कि राजनीतिक विज्ञान में मुख्य रूप से नीति निर्माण की प्रक्रिया एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका मत है कि जितने भी राज्य व्यवस्था में जो भी संस्थाएं और संरचनाएं होती हैं उनका प्रमुख कार्य ये होता है नीति निर्माण करना होता है, नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। तो राजनीतिक विज्ञान में जो नीति निर्माण और नीति प्रक्रिया है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए या उसका अध्ययन करने वाला विषय राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से ये विद्वान नीति निर्माण डिसीजन मेकिंग को राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख विषय मानते हैं। हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि हमने राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान हैं, उनमें हमने देखा कि उनमें सर्वसम्मति का अभाव पाया जाता है। परंतु सभी विद्वान ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है और इसमें उन राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं संस्थाओं एवं संगठनों का अध्ययन किया जाता है जो मानव के राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं। तो वर्तमान समय में एक नई प्रवृत्ति का विकास हुआ है जिसमें परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण के बीच में उचित समन्वय तालमेल स्थापित किया गया है। इस संदर्भ में हम पिनोक और स्मिथ की परिभाषा को देख सकते हैं। क्या है क्या है का मतलब है आदर्श, और क्या होना चाहिए क्या है का मतलब होता है यथार्थ, तथा क्या होना चाहिए आदर्श। इन दोनों के बीच यथासंभव समन्वय कैसे प्राप्त किया जाए, इस दृष्टि से हम सरकार तथा राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन को राजनीतिक विज्ञान कह सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या है अर्थात यथार्थ और क्या होना चाहिए अर्थात आदर्श, इन दोनों के बीच में कैसे समन्वय की प्राप्ति किया जाए, इस
राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन को ही हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो एक तरह से इसमें समन्वय की बात कही गई है, क्योंकि मुख्य रूप से जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो आदर्श से जुड़ा हुआ था, आदर्श मूलक अध्ययन था, और आधुनिक दृष्टिकोण है वो यथार्थ मूलक अध्ययन है। तो इन दोनों के बीच में, आदर्श और यथार्थ के बीच में क्या होना चाहिए और क्या है, इन दोनों के बीच में जो उचित समन्वय, सामंजस्य स्थापित करने वाली जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसको हम राजनीति विज्ञान कह सकते हैं।